हेलो एवरीवन। आई नो बहुत टाइम बाद में आई हूँ लाइव और अब हम सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्पेशली जो ब्रांच मैनेजर है एग्ज़ाम अपनी एमपीपीएससी की या उसके रिगार्डिंग उसका जो सिलेबस है वो मैं कुछ कुछ टॉपिक्स या कुछ कुछ चीज़ें उसकी कवर करवाने की कोशिश करूँगी। तो आज मैंने कुछ पढ़ा था जो मुझे लगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन बी में जो हमारा ब्रांच मैनेजर का जो सेक्शन बी है जिसमें मैनेजमेंट के टॉपिक है, उसमें एक यूनिट आपने देखा होगा फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो उसमें से मैनेजमेंट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मतलब मैं देख रही थी जैसे नेट वगैरह में भी, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो लगे वो सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो क्या होता है, एक होता है CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, ये किसने दिया? ये दिया है जैक ट्रेनोर, विलियम ई शॉर्प एंड जॉन लिंटर ने दिया है। ठीक है, और एक ये स्टेब्लिश करता है, मतलब ये जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल होता है ये क्या एक रिलेशन स्टेब्लिश करता है, एक रिस्क और रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न के बीच में एक रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करता है। मतलब क्या बोलना चाह रहा है वो कि क्या है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, क्या है बेसिकली ये एक रिलेशनशिप को शो करता है कि हमारा जो रिस्क होता है और जो हमारा ROI होता है या रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली पोर्टफोलियो की थ्योरी है। ठीक है, अब पोर्टफोलियो क्या होता है, ये बहुत सारी चीजें या दिमाग में आती होगी कि भाई पोर्टफोलियो क्या है। तो एक वैसे तो हम सबको पता है कि पोर्टफोलियो क्या होता है, कि जो हम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक लैंग्वेज में बात करें तो इन्वेस्टिंग द मल्टीपल सिक्योरिटी टू मल्टीपल रिस्क एंड मैक्सिमम टू एंड मोर रिटर्न मीन्स इन्वेस्टिंग द मल्टीपल सिक्योरिटी। जो हमारे पास में जो पैसा होता है या जो सिक्योरिटी होती है उसको हम इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टिंग द मल्टीपल सिक्योरिटी सिक्योरिटी टू मिनिमम रिस्क, या मिनिमम रिस्क पे हमें मल्टीपल सिक्योरिटी को इन्वेस्ट करना, किसके लिए? टू गेट अ मैक्सिमम रिटर्न। तो ये हमारा पोर्टफोलियो का डेफिनेशन हो गया। अब रिस्क की अगर हम बात करें तो रिस्क ना बेसिकली मैंने पढ़ा था कि दो टाइप का होता है, कि एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क होता है और एक अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है। सिस्टमेटिक का बोला जाता है कि इट इज अनकंट्रोलेबल, या मैक्रो फैक्टर की बात करते हैं, मतलब बड़े बड़े जिसमें हमारा इंसान का कुछ वो नहीं है, जैसे कि किसी भी कंट्री का सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल, लीगल, ये सब चीजें आ जाती है, ये सिस्टमेटिक है। और अनसिस्टमेटिक में माइक्रो फैक्टर की, अगर माइक्रो फैक्टर में क्या आ सकता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट है, अगर उसकी प्लानिंग और उसकी कंट्रोलिंग ठीक से की जाए तो, या उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ठीक से किया जाए तो वो उस चीज को, उस रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज होगी। आपको आपके जहन में रखना है कि भाई दो तरह के रिस्क होते हैं। फर्स्ट वन इज सिस्टमेटिक रिस्क, सेकेंड वन इज अनसिस्टमेटिक रिस्क। अब हम बोलते हैं कि जो पोर्टफोलियो होते हैं ना, उसकी कई सारी थ्योरीज है। तो यहाँ हम कुछ थ्योरीज डिस्कस करेंगे। आप सोच रहे होंगे आपके दिमाग में कि ये मैम क्या पढ़ा रही है। तो देखिए, आप अगर इसका सिलेबस उठाएंगे ना बेसिकली, तो सिलेबस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक वर्ड है इन्वेस्टमेंट। तो सो ये जो इन्वेस्टमेंट की जो परिधि है या जो उसका जो डायमीटर है, उसके आसपास का पूरा हमको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमको क्लियर करना है एग्जाम, तो ये सब चीजें भी हमें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं इसका पहला थ्योरी, इसको बोलते हैं मोर्कोविस थ्योरी। इसको 1950s में आई थी। इसमें क्या बोला जाता है, इसमें मेन वेरिएंस मॉडल भी बोला जाता है, सॉरी मीन वेरिएंट मॉडल भी कहा जाता है। इसमें क्या मैथमेटिकल और स्टैटिकल टूल्स का यूज करते हैं, किसमें? मोर्कोविस थ्योरी में। ठीक है, इसमें क्या फोकस रहता है कि जो हमारा डाइवर्सिफिकेशन होता है पोर्टफोलियो का, उसको रिड्यूस मतलब जो डाइवर्सिफिकेशन होता है पोर्टफोलियो का वो ज्यादा से ज्यादा किया जाए। क्यों किया जाए? ताकि रिड्यूस टू अनसिस्टमेटिक रिस्क, ये जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है उसको कम करने के लिए पोर्टफोलियो को ज्यादा से ज्यादा डाइवर्टिफाई किया जा रहा है। इसका मेन फोकस होता है। एंड इट्स टेल द रिलेशन अपॉन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी। ये जो हमारा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी की जो होती है उनके बीच में रिलेशन को भी शो करता है। तो ये हमारा पहला हो गया मोर्कोविस थ्योरी। ठीक है, याद रखना ये 1950s में आई थी। अब हम सेकंड पढ़ते हैं सिंगल इंडेक्स मॉडल।
क्या पढ़ते हैं? सिंगल इंडेक्स मॉडल, दैट इज इसको विलियम शॉप ने डेवलप्ड किया था और स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड होता है बेसिकली, ठीक है। इसमें क्या, स्टॉक प्राइस मूव विथ मार्केट इंडेक्स, कि जो हमारा जो स्टॉक प्राइस जो होता है, स्टॉक कोई भी स्टॉक का जो प्राइस होता है वो कैसे मूव करता है या कैसे ऊपर नीचे होता है, जो हमारे मार्केट इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही ये ऊपर, कि भाई हम बोलते हैं ना कि मंदी चल रही है आम भाषा में, या मार्केट तेज हो गया है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, तो ये इन मार्केट इंडेक्स की वजह से ही हमारे जो स्टॉक या शेयर्स के प्राइस भी ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, आर इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस आर एम प्लस ई। तो यहाँ पे जो बीटा है वो एक सिस्टमेटिक रिस्क है और आर एम एक मार्केट रिस्क है और ई फॉर एरर रेट हो गया, ठीक है। अब हम बीटा को कैसे निकालेंगे? इसमें कोवेरियंस आ जाएगा आर आई डैश आर एम अपॉन वेरियंस आर एम। तो यहाँ आर आई इज ए रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आर एम इज ए रिटर्न ऑन मार्केट, तो ये चीज हो गई। अब हम दूसरी थ्योरी पढ़ते हैं। दूसरी थ्योरी में क्या चीज है? अब एक दूसरी थ्योरी हमने CAPM, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। CAPM मतलब कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसमें क्या होता है कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री, मतलब जो रिटर्न होते हैं वो मिनिमम रिस्क पे होते हैं, रिस्क फ्री होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल भी शो किया है कि जो अपने बैंक का FD होता है ना, ये KPM का होता है, ठीक है। KPM का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। ये रिस्क फ्री, मतलब रिस्क फ्री अगर हम किसी बैंक में FD करवाएंगे तो रिस्क फ्री। और रिस्क प्रीमियम क्या, जो हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको रिस्क फ्री करते हैं। CAPM का फुल फॉर्म कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, 2-3 बार पढ़ लो है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। उसके बाद में इसका फॉर्मूला भी है, और आर एफ इक्वल्स टू बीटा, आर एम इक्वल्स टू माइनस आर एफ। तो यहाँ पे आर एम का मतलब रिस्क प्रीमियम होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। आर एम का मतलब, और आर एफ का मतलब रिस्क फ्री होता है, ठीक है। और इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ये। तो रिस्क प्रीमियम में से रिस्क फ्री निकालेंगे तो ये रिस्क प्रीमियम हो गया। फिर आ जाएगा चौथा जो है, बेसिकली इसका फॉर्मूला नहीं इंपॉर्टेंट है हमको, इसके जो थ्योरी, इसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। फिर फोर्थ है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। ये 1976 में दी थी, ये स्टेफन रॉस ने दी थी, और इसको मल्टी फैक्टर प्राइसिंग मॉडल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मल्टी फैक्टर प्राइसिंग। और इसका फॉर्मूला है RJ। इसको बोलते हैं RF बीटा RP1 बीटा टू RP2, इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक चलता रहता है। RF मतलब रिस्क फ्री, ठीक है, और एक रिस्क प्रीमियम, इस तरीके से। अब सेकेंड टॉपिक है हमारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऐसे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें एज ए क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकते हैं। जैसे कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि इसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कंपनी, यानी कंपनी की जो वैल्यू है वो उसको इंक्रीज करना। देन सेकंड वन इज मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ, की जो शेयर होल्डर्स हैं या जो डिविडेंड्स हैं उनकी वेल्थ को भी बढ़ाना। उसके बाद में रिमेंबर कि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑलवेज सुपीरियर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। कि जो ऐसा नहीं, प्रॉफिट मीन्स हम अभी टुडे करंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं, और वेल्थ मीन लॉन्ग टर्म में बात करते हैं। फिर यहाँ आ जाएगा फॉर अ मेक या बाय डिसीजन विच कॉस्ट इज टू बी द कंसिडरेबल टोटल कॉस्ट, कि अगर हमको कुछ खरीदना है या कुछ बनाना है तो उसके लिए हम कौन सी कॉस्ट को कंसिडर करते हैं? टोटल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं। हमने पढ़ा है ना कि कॉस्ट 3 तरह की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है और टोटल कॉस्ट होती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो वही जो हमारे जो मशीन्स हो गई या जो हमारा जो लैंड्स हो गए, फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। वेरिएबल मींस वेरिएबल कॉस्ट जो डे टू डे के ऑपरेशंस को डील करने के लिए, उनको कंप्लीट या डे टू डे के ऑपरेशंस के टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो रिक्वायर्ड मनी या कैपिटल चीज़ होती है वो होता है वेरिएबल कॉस्ट। और इन दोनों को मिला के बनता है टोटल कॉस्ट। और कोई भी बड़ी चीज़ या कोई एक्सटेंशन करना हो तो उसके लिए हमें टोटल कॉस्ट की ही ज़रूरत पड़ती है। अब होता है प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथड। कई तरह के प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथड होते हैं।
दो तरह के होते हैं, तो ट्रेडिशनल होता है, ट्रेडिशनल है, ठीक है, और अभी मॉडर्न डिस्काउंटिंग मेथड हो गया। तो ट्रेडिशनल में क्या होता है, एक बात याद रखना कि जो ट्रेडिशनल मेथड होता है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता, कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता। और इसमें कौन कौन सी आती है, पे बैक मेथड, पोस्ट बैक मेथड और एक्यूरेसी रेट ऑफ रिटर्न एंड एक्यूरेसी रेट ऑफ रिटर्न आएगा। अब आप बोलोगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आप सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। मैंने कहीं देखा था वीडियो कि जैसे सपोज कि कोई मुझे बोले कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम मुझसे या तो आज 100 रुपये ले लो या फिर नेक्स्ट ईयर आज ही के दिन मैं तुम्हें 100 रुपीज़ दूंगा। तो हम क्या चाहेंगे, हम ये चाहेंगे कि मुझे सामने वाले बंदे से या बंदी से आज ही के दिन 100 रुपीज़ मिल जाए, क्योंकि मुझे पता है कि आज अगर मैं 100 रुपये में कुछ खरीदना चाहूँ तो मैं ज़्यादा चीज़ें खरीद सकती हूँ, और ज़्यादा अगर एक भी चीज़ खरीदूँ तो उसकी ज़्यादा वैल्यू आएगी एज़ कम्पेयर टू मैं नेक्स्ट ईयर अगर कुछ खरीदूंगी तो, क्योंकि दिन पर दिन जो है पैसे की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ मनी इज़ ए लिटिल बिट डिक्रीज्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम छोटे थे तो हम 5 रुपये में राजा बार आइसक्रीम खा लेते थे, कुल्फी, अब नहीं आता है वो, अब 10 रुपये में आता है, ठीक है। अब उसके बाद में अब ये हम मॉडर्न वाली बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, मॉडर्न एंड डिस्काउंटिंग मेथड। इसमें एक नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो इस जो हमारा मॉडर्न डिस्काउंटिंग मेथड होता है इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जाता है, ठीक, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैन बी मेजर बाय, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैन बी मेजर। तो एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला D1 अपॉन P प्लस 0, ठीक है। अब आप बोलोगे फॉर्मूला क्यों बोल रहे हैं, देखो अगर आपको यकीन नहीं होता कितने डीप क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट मैनेजर का पेपर उठा के, सेक्शन बी उठा के देख लेना कि कैसे पूछे MPPSC वालों ने, कहाँ से खोद के निकाले हैं। तो यू नीड टू स्टडी एवरीथिंग विच यू कैन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेगी आपको। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को मेजर करते हैं, ये फॉर्मूला है उसका, D1 अपॉन P0 प्लस G। D1 क्या है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड एट टाइम, मतलब फ्यूचर डिविडेंड, मान लो फ्यूचर डिविडेंड कि हमको फ्यूचर में कितना मिलेगा। फिर P क्या है, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी पर पीरियड, उस पर्टिकुलर पीरियड में। फिर G फॉर कांस्टेंट पीरियोडिक रेट ऑफ ग्रोथ, कि हमारा कांस्टेंट रेट ऑफ ग्रोथ कितना है, डिविडेंड फ्रॉम द टाइम टू टाइम, ये 2%, ये कुछ न्यूमेरिकल करने के लिए मैंने लिख दिया था ऐसे। अब कुछ टर्मोलॉजीज है एक जो इसमें हम यूज करते हैं अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल में। एक हेजर क्या होता है, हेजर जो वो होते हैं जो प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द रिस्क इन्वॉल्व टू द प्राइस मूवमेंट इन फ्यूचर। हेजर वो लोग होते हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द रिस्क इवॉल्व इन द प्राइस मोमेंटम इन फ्यूचर। जैसे मान लो कि जैसे कंप्यूटर में हम वायरस और हैकर्स पढ़ते हैं, इसमें भी कुछ ऐसी टर्मोलॉजी होती है, इसमें हेजर होता है। हेजर वो लोग होते हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं कि प्राइस मूवमेंट, अगर किसी भी चीज का कोई प्राइस मोमेंटम हो रहा है तो उसके अपने आप को उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैनेज द स्पॉट रिस्क एंड यूज टू डेरिवेटिव्स टू रिड्यूस द रिस्क, मतलब ये कई तरह के डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं, यूज करते हैं। दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टर इज लिस्ट रिस्क टेकर। यानी कुल मिला के अपनी हिंदी भाषा में अगर हम समझे कि जो हेजर है ना, हेजर का मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति जो कई सारे अलग अलग तरह के डेरिवेटिव्स या एन केन प्रकेन करके रिस्क को कम करते हैं और किसी भी प्राइस के जो मोमेंटम होता है, किसी भी चीज़ की प्राइसिंग का मोमेंटम होता है उससे कम से कम अफेक्ट होना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान, एक फार्मर है, ठीक है, वो कुछ वीट वगैरह की खेती कर रहा है और कोई व्यापारी है, तो व्यापारी ने पहले ही जाके बोल दिया कि तुम्हारा जो भी फसल आएगी मैं 500 पर केजी के हिसाब से खरीद लूंगा, या तो ये उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बन गया, ठीक है। अब किसान को नहीं मतलब कि ये बन गया है, ठीक है। अब किसान को नहीं मतलब कि फ्यूचर में उस वीट का रेट 400 हो जाए या 300 हो जाए या फिर 600 हो जाए या 700, क्योंकि उसने एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, ठीक है, वैसे के वैसे। तो ये इस तरीके, तो इसमें क्या करता है वो व्यापारी अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश करता है कि भाई अगर फ्यूचर में रेट भी बढ़ रहा है लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो मेरे को इसी रेट पे मिलेंगे। तो हम इस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं, हेजर, तो याद रखिएगा। सेकेंड वन है स्पेक्युलेटर।
स्पेकुलेटर क्या, रिस्क टेकर इन्वेस्टर होते हैं एंड टेक द एडवांटेज ऑफ प्राइस इन डिफरेंट टाइम्स। ये क्या होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, रिस्क टेकर इन्वेस्टर होते हैं जो रिस्क लेते हैं और टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस, जो प्राइस का एडवांटेज लेते हैं इन डिफरेंट टाइम्स। मतलब कई सारे व्यापारी आपने देखा कि जैसे गेहूं खरीद लिए, ठीक है, कम भाव में खरीद लिए या और उसको स्टोर कर लिया 1 से 2 महीने, ठीक है, ताकि मार्केट में अगर जैसे ही भाव बढ़ा तो या उसका जो रेट बढ़ गया तो वो तब बेचेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, रिस्क टेकर। इसको क्या बोलेंगे, स्पेकुलेटर बोलते हैं। थर्ड वन इज आर्बिट्रेज। इसको रिस्क फ्री प्रॉफिट वाले बोलते हैं, नहीं कम से कम रिस्क लेना चाहते हैं। बाय इन वन मार्केट एंड सेल इन टू द अनदर मार्केट। फॉर एग्जाम्पल आर्बिट्रेज मतलब सपोज यहाँ की कोई स्पेशलिटी है मेरे शहर की सपोज, और यहाँ कोई ऐसी चीज मिल रही है जो बहुत ही लो कॉस्ट में और अच्छी क्वालिटी में मिल रही है बिकॉज यहाँ पे उसकी पैदावार है। तो यहाँ से कोई व्यापारी वो मटेरियल उठाएगा और भारत के किसी अन्य राज्य के किसी अन्य शहर में बेच देगा जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट हो, जहाँ पे उसकी अच्छी प्राइसिंग हो, जहाँ पे उसके लिए अच्छा मार्केट हो। तो इनको क्या बोलेंगे, इनको आर्बिट्रेज बोलेंगे, ठीक है। और ये कम से कम क्या बोलते हैं, रिस्क पे रहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे एबीएस और जैसे कि अगर शेयर मार्केट में भी देखें तो एबीएस और बीबीएस रहता है ना कि आज एबीएस से कुछ खरीदा और बीएस में मतलब बेच दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की बात करें तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने तो अभी फिलहाल 4 ही पढ़े, फॉरवर्ड, ऑप्शन, फ्यूचर्स एंड स्वैप, ठीक है। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में क्या लीस्ट रिस्क होल्डर होते हैं और नो ऑब्लिगेशंस होते हैं ऑप्शंस में, ठीक है। फिर स्वैप में यूज इन करेंसी होता है। इसका थोड़ा डिटेल अगर आपको कुछ मिलता है ना तो आप मेरे को बताएंगे। फॉरवर्ड, ऑप्शंस, फ्यूचर और स्वैप ये क्या है, दीज ऑल आर द फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। आप थर्ड वन इज अ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में डे टू डे एक्सपेंसेस फ्लोट रिलेटेड टू द कैश मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में फ्लोट टर्म यूज होती है, वो किसके लिए, कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है यूज, ठीक है। अब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाज प्रपोज्ड टू बी अप्लाई इन द कैश मैनेजमेंट। कि जो कैश मैनेजमेंट होता है ना वैसे के वैसे कैश मैनेजमेंट में भी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जैसा एक फंडा होता है कि भाई मिनिमम कितना कैश रखा जाए कि जिसकी होल्डिंग कॉस्ट भी ज्यादा हो, ज्यादा रिस्क वाली बात भी नहीं। और उसको किसने दिया, इसको दिया है बोमोल मॉडल ने दिया है। इसका कैश मैनेजमेंट का फॉर्मूला क्या है, C इक्वल्स टू √2A मल्टीप्लाई बाय F अपॉन O। इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। C फॉर द ऑप्टिमम बैलेंस, कि हमारे पास कितना ऑप्टिमम बैलेंस होना चाहिए। फिर A फॉर मंथली कैश डिस्पर्समेंट, ठीक है, कि मंथली कैश कितना डिस्पर्समेंट हो रहा है, ठीक। उसके बाद में फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजिशन, फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट हो जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजिशन। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर होल्डिंग के, फिक्स्ड कॉस्ट जो हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर होल्डिंग केस, ठीक, ऑफर अपॉर्चुनिटी। तो ये कुछ वर्ड थे और मैं ये अपलोड कर रही हूँ। आई होप यू लाइक इट। और अब प्लीज मेरे को फीडबैक दें, चाहे कैसा भी दे, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। और आई नो कि कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, अब मैं डेली इसके ब्रांच में रिलेटेड वीडियोस डालती रहूंगी। इनफैक्ट मैं जो भी पढ़ रही हूँ, जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, आई विल शेयर यू। और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि हमें सब ने मिलकर एक हेल्दी कॉम्पिटिशन्स का जो इन्वायरमेंट बनाना चाहिए। बिकॉज ना आजकल के टाइम में ऐसा हो रहा है कि बहुत जो अफोर्ड कर सकते बच्चे वही बाहर जाके पढ़ रहे हैं, अदरवाइज हर कोई अपने घरों में अकेले पढ़ रहा है। एंड वी फील सो अच्छा नहीं लग रहा, मतलब कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, और कुछ मोटिवेशन भी नहीं है, कुछ पढ़ाई का माहौल भी नहीं है। तो आई थिंक एटलीस्ट थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द फीडबैक, हम एक दूसरे से सभी से हम कनेक्ट हो सके, हम एक दूसरे से और चीज़ें शेयर कर सके। और ठीक है, तो मेरा यही आपसे वो रहेगा। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।